बीजेपी के नेताओं के कई भाषण मिलेंगे जिसमें वे मधु कोड़ा के भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हैं। गडकरी का एक बयान छपा मिला कि मधु कोड़ा को सीएम बनाने वाले हमें राजनीति ना सिखाएं। जिस मधु कोड़ा पर हमला कर बीजेपी खुद को ईमानदार बताती रही, उस मधु कोड़ा को बीजेपी ने शामिल करा लिया, टुकड़ों टुकड़ों में शामिल कराया ताकि हंगामा ना हो कि 4000 करोड़ के घोटाले का आरोपी उनकी पार्टी में आ गया। मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा इसी फरवरी में बीजेपी में शामिल हो गई। 2019 में गीता कोड़ा को कांग्रेस ने टिकट दिया और वे सिंहभूम से चुनाव जीत गईं लोकसभा का। 2018 में दोनों पति पत्नी कांग्रेस में शामिल हो गए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में मधु कोड़ा गीता कोड़ा का प्रचार संभाल रहे थे। अब यह खबर इसी साल मार्च की है कि मधु कोड़ा बीजेपी के नेतृत्व से मिलने दिल्ली जा रहे हैं। प्रभात खबर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है और हम उसी का हिस्सा पढ़ रहे हैं कि बीजेपी में गीता कोड़ा को शामिल कराने के बाद मधु कोड़ा की बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात नहीं हो पाई थी। इस दौरान गीता कोड़ा को चाईबासा संसदीय क्षेत्र से पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी भी घोषित कर दिया गया। चुनाव में क्या रणनीति होगी, इस पर भी राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ दिल्ली में मधु कोड़ा बात करेंगे। सांसद गीता कोड़ा के बाद मधु कोड़ा के भी बीजेपी में शामिल होने की तैयारी चल रही है। तब से खबरें चल रही थी कि मधु कोड़ा बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, होने वाले हैं, मगर आधिकारिक नहीं किया गया। फरवरी का बाबूलाल मरांडी का बयान है कि गीता कोड़ा पार्टी में आ गई हैं तो मधु कोड़ा भी हमारे साथ होंगे। जब इशारों में मधु कोड़ा को बीजेपी की ओर से स्वीकृति मिलने लगी तो फरवरी में ही क्यों नहीं पार्टी में आ गए? क्या इसलिए कि लोकसभा चुनाव के दौरान भ्रष्टाचार का मुद्दा बीजेपी पर ना चिपके? खैर, इससे भी पर्दा हट गया। इस साल अगस्त में बाबूलाल मरांडी और चंपाई सोरेन की मौजूदगी में मधु कोड़ा बीजेपी में शामिल हुए। एक लोकल चैनल को मधु कोड़ा ने बयान भी दिया कि वे बीजेपी के विधायक रहे हैं और इसी के साथ अपने पुराने घर में आ गए हैं। सवाल है कि मधु कोड़ा को किश्तों में क्यों शामिल कराया गया? क्या इसलिए कि एक बार में शामिल कराते तो हेडलाइन थोड़ी बड़ी छप जाती, फिर भ्रष्टाचार से लड़ने का दावा भी पंचर हो जाता? फरवरी में ही शामिल हो सकते थे जब उनकी पत्नी गीता कोड़ा बीजेपी में शामिल हुई, लेकिन अगस्त में हुए आधिकारिक रूप से। भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की राजनीति का दावा करने वाली बीजेपी ने एक और फॉर्मूला निकाला है। ध्यान से सुनिए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, केस किसी का बंद नहीं होगा। अब देखिए यहां अंतर क्या है। भ्रष्टाचार के आरोप में अरविंद केजरीवाल से बीजेपी इस्तीफा मांगती है और मधु कोड़ा, जिन पर दोष साबित हो चुका है, उन्हें बीजेपी में शामिल कराती है। केस चल रहा है, इसलिए केजरीवाल मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रह सकते, लेकिन निचली अदालत में दोष साबित होने के बाद भी मधु कोड़ा बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। क्या यह तर्क किसी भी तरह से आपको समझ आता है? यह तभी समझ आएगा जब लोग दिमाग का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे और राजनीति को धार्मिक मुद्दों से देखना शुरू कर देंगे। अरे हमारा ये प्रदेश का सीएम है और मधु कोड़ा एक बहुत बड़ा जनजातीय नेता है, सबको सम्मान करना है हमें। हमारा पार्टी में कोई भी आ गया, लेकिन केस विड्रॉ नहीं होगा। केस जैसे प्रधानमंत्री जी ने इशू खड़ा किया है वो इशू रहेगा। हमारा पार्टी में कोई भी ज्वाइन करेगा, राजनीतिक दल का हिसाब से हम सबको लेगा, जिसका भी जनता का समर्थन होगा, लेकिन कोई केस विड्रॉ नहीं होगा, केस बंद नहीं होगा। हेमंता बिस्वा शर्मा की इस बात को याद रखिएगा कि केस जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। क्या गीता कोड़ा ऐसे ही बीजेपी में आ गई होंगी? क्या हेमंत शर्मा को याद नहीं कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के खिलाफ पुलिस ने जांच बंद की? ऐसी तमाम खबरें मीडिया में छपी भी हैं कि शरद पवार की एनसीपी को तोड़कर बीजेपी और शिवसेना शिंदे की सरकार बनाने वाले अजीत पवार और उनकी पत्नी के खिलाफ हजारों करोड़ रुपए के मामलों की जांच बंद कर दी गई है। जिन मामलों में बीजेपी जेल भेजने का दावा करती थी, उन मामलों में क्लीन चिट थमा दी गई है। चुनाव से कुछ महीने पहले अजीत पवार की पत्नी और बारामती से एनडीए की उम्मीदवार सुनेत्रा पवार को मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में
क्लीन चिट दे दी। कई मामलों में देखा गया है कि बीजेपी में जाते ही केस बंद होने लग जाते हैं। क्या मधु कोड़ा के केस में भी यही हो सकता है? गीता कोड़ा का बीजेपी में जाना कोई राजनीतिक पर्यटन तो नहीं रहा होगा। वैसे फरवरी 2024 में जब वे बीजेपी में शामिल हुई और बीजेपी ने उन्हें चाईबासा से उम्मीदवार बनाया तो वे चुनाव हार गईं, जबकि वे उसी सीट से कांग्रेस के टिकट पर जीत गई थीं। 2019 के चुनाव में गीता कोड़ा ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ जैसे बड़े नेता को हरा दिया था। बहन गीता कोड़ा और खूंटी से मेरे साथी अर्जुन मुंडा, उनको दिया आपका वोट मोदी को मजबूत करेगा। इनको मिला आपका वोट सीधा सीधा मोदी तक जाएगा। जबकि सिंहभूम में प्रधानमंत्री मोदी ने गीता कोड़ा के लिए चुनाव प्रचार भी किया, तब भी गीता कोड़ा अपनी सीट नहीं बचा सकी। प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी के खिलाफ लड़ते हुए 2019 में जरूर जीत गईं, मगर उनके साथ लड़ते हुए चुनाव हार गईं। तो गीता कोड़ा क्यों बीजेपी में गईं? क्या इसलिए? हमारा सवाल है कि उनके पति को मुकदमों से राहत मिलेगी। कोल्हान में लोकसभा की 2 सीटें आती हैं, जमशेदपुर और सिंहभूम, और विधानसभा की 14 सीटें आती हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी इन सभी 14 सीटों पर हार गई थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा से बीजेपी में आए चंपाई सोरेन भी कोल्हान इलाके में प्रभाव रखते हैं और यहां कोल्हान टाइगर के नाम से जाने जाते हैं। अगर विधानसभा में मधु कोड़ा और गीता कोड़ा का असर दिखता है और सीटें आती हैं, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम मधु कोड़ा को एक दोषी नेता के बाद निर्दोष, मासूम, बेकसूर नेता के रूप में भी देखेंगे? बस इसी वीडियो को याद रखिएगा। गीता कोड़ा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होती हैं। लोकसभा चुनावों के दौरान मई के महीने में मधु कोड़ा दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करते हैं, अपील करते हैं कि उन पर चुनाव लड़ने की जो पाबंदी है वो हटाई जाए। यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की एकल बेंच के सामने है। 2017 में कोल आवंटन मामले में मधु कोड़ा को 3 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। इस साल मई महीने में मधु कोड़ा ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की कि उनकी सजा निलंबित कर दी जाए ताकि चुनाव लड़ सकें। कोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा कि क्या यह याचिका मेंटेन हो सकती है, क्योंकि इससे पहले 2020 में भी यही कोर्ट इस याचिका को अस्वीकार कर चुका है। सीबीआई ने कहा कि मधु कोड़ा की याचिका मेंटेनेबल नहीं है। 2020 में हाईकोर्ट ने कहा, जब तक आप बरी नहीं हो जाते तब तक आपको चुनाव लड़ने का मौका मिलना ठीक नहीं होगा। उन्हें 3 साल की सजा मिली थी, इसलिए कानून के तहत अयोग्य ठहरा दिए गए। 3 सितंबर 2024 को इस मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसलिए मधु कोड़ा चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं, यह साफ नहीं, मगर बीजेपी के चुनावी प्रचार में उन्हें स्वीकृति मिल चुकी है। एक बार फिर से याद कीजिए, 2017 में बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने मधु कोड़ा पर क्या कहा था जब उन्हें सजा सुनाई गई थी। यह केवल मधु कोड़ा जी को जेल की सजा नहीं है, यह एक तरह से पूरे कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़े करने के बराबर है। कांग्रेस हमसे जो पूछती थी कि आखिर किसी भी व्यक्ति को क्या सजा हुआ है, आज सजा हुआ है और यह एक तरह से स्थापित हुआ है कि किस प्रकार से बहुत बड़े बड़े घोटाले और घपलों के माध्यम से झारखंड और पूरे भारतवर्ष में गरीबों, शोषित मजदूरों और आदिवासियों के जेब को काटने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। इसी 3 सितंबर को फैसला रिजर्व हुआ है। उसके आने का भी इंतजार नहीं किया गया और प्रधानमंत्री मोदी ने मधु कोड़ा के साथ मंच साझा करना शुरू कर दिया। भ्रष्टाचार के आरोप में मधु कोड़ा 3 साल जेल में रहे, जमानत पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी तो जमानत पर बाहर आने वाले को भी मुद्दा बनाते हैं। याद कीजिए राहुल गांधी के मामले में उनका बयान कि जमानत पर घूम रहे हैं, मान ही लेते हैं कि सजा ही मिल गई है जैसे। क्या मधु कोड़ा भी दागी से बेदागी हो जाएंगे? यह सवाल सबका इम्तिहान ले रहा है, लेकिन तसल्ली के लिए आप इस खबर को एक बार फिर से देखिए। लोकसभा चुनाव से पहले इंडियन एक्सप्रेस में दीप्तिमान तिवारी की एक रिपोर्ट है कि 2014 के बाद से भ्रष्टाचार की कार्रवाई का सामना कर रहे
25 विपक्षी नेता बीजेपी में शामिल हो गए। इनमें से 23 के खिलाफ या तो मामले रद्द हो गए या कार्रवाई स्थगित है। अगस्त 2015 में हिमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी में शामिल हुए। उसके बाद से उनके खिलाफ चल रहे केस में कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि उससे पहले उनके खिलाफ सीबीआई ने रेड की थी और पूछताछ भी। तो अब आपको हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान का मतलब समझ आ सकता है कि बीजेपी में शामिल होने पर भ्रष्टाचार के मामले में केस नहीं बंद होता है। कितनी ईमानदारी है। क्या इसका यह भी मतलब निकाला जाए कि कुछ मामलों में केस बंद नहीं होता ताकि जो बीजेपी में आया है कभी छोड़कर जाने की हिम्मत ना कर पाए, और केस बंद नहीं होता है तो वह अंजाम पर भी नहीं पहुंचता है, जहां रहता है वहीं पड़ा रह जाता है। डू यू गेट माई पॉइंट? तो यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस, महाराष्ट्र से लेकर झारखंड और असम तक। मतलब इसकी भी चिंता नहीं कि मीडिया अमित शाह और प्रधानमंत्री के बयानों को निकाल कर चला सकता है, दिखा सकता है। लगता है इसी का भरोसा है कि मीडिया सवाल नहीं करेगा, और करेगा भी तो इज इक्वल टू की थ्योरी लगाकर इस मुद्दे की हवा निकाल देगा। आपको लगेगा ही नहीं कि इसमें कुछ भी गलत हुआ है। केवल आपको बार बार लगाया जाएगा कि जो भी गलत है, जो भी भ्रष्टाचार है, वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल ने किया है। केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए था। बीजेपी भूल गई कि केजरीवाल और सिसोदिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों के बारे में क्या क्या कहा है। केजरीवाल को सजा नहीं हुई है, लेकिन बहसों में बीजेपी उन्हें भ्रष्टाचारी साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। विडंबना देखिए कि जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी के साथ मधु कोड़ा मंच साझा कर रहे थे, उसी दिन बीजेपी के राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी मधु कोड़ा का नाम लेकर केजरीवाल को इस्तीफे की नैतिकता समझा रहे थे। 2008 में मधु कोड़ा झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में जेल में थे। 2006 में शिबू सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में जेल में थे। 2000 में करुणानिधि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे और जेल में थे। 1997 में लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे और जेल हुई थी। और 1996 में जयललिता जी को जेल हुई थी। मगर इसमें से किसी ने भी कम से कम इतनी नैतिकता तो निभाई कि जेल में जाने से पहले इस्तीफा दे दिया। केजरीवाल जी, मैंने इतना बता दिया कि ये जेल में जाने का खेल, ये सब गैर भाजपा थे और हमारी सरकारें नहीं थी। भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने वाले मुख्यमंत्रियों के क्लब और श्रृंखला में तो आप शामिल हो गए, मगर उसमें भी आपने एक नया कीर्तिमान बना दिया कि आप जेल से ही रहकर सत्ता लोलुपता की एक नई नजीर आपने देश के सामने रखी।